तो आप कैसे कोप करते हैं टेक्नोलॉजी शिफ्ट को, ठीक है? जब आपने एक चीज़ ओल्ड स्कूल तरीके से लर्न की हो, ठीक है? तो आपको अडॉप्ट करने में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में मुश्किल नहीं फेस होती? देखें, इस दौर का जो सबसे बड़ा उस्ताद है ना, वो यूट्यूब है। जी। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे लोगों को सिखाने में मेरा हाथ है। बाकी देखें, सीखना उसने खुद है, जितना वो इंटरेस्टेड होगा। हमने तो सिर्फ उसको एक रास्ता बताना है कि 4 टॉपिक्स लिख के दे दिए कि इन पे पढ़ कर, सुन कर, देख कर आओ। अगर वो उन 4 टॉपिक्स को भी पढ़ के, सुन के, देख कर आएगा ना, उसके लिए आगे रास्ते खुद ही हमवार हो जाएंगे। अच्छा, जो भी नए लोग आते हैं इस फील्ड में, ठीक है, आपके मतलब कैमरा अफोर्ड करना तो सबके उसकी बात नहीं होती, तो फ़ोन फोटोग्राफी के बारे में जो है वो कुछ आप गाइड करें। देखिए, अब बड़ा अच्छा सवाल किया इकरा आपने। अब फोन्स जो है ना वो बहुत पावरफुल आ गए हैं। फोटो जर्नलिज्म बहुत वास्ट टर्म है, ठीक है? आपको जर्नलिज्म का आइडिया है? जी, ऑब्वियसली। ठीक है। विजुअल जर्नलिज्म यू टेल अ जो स्टोरी विद अ सिंगल इमेज, ठीक Okay. है? 2 फोटोग्राफर्स, 1 वीडियोग्राफर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उनके मोमेंट्स को कैप्चर ऑटमोस्ट बेहतरीन कैप्चर करने के लिए ये स्टार्टिंग है। जितने ज़्यादा बंदे, उतने ज़्यादा अच्छी फुटेज और उतना अच्छा अस्सलाम वालेकुम अर्शद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अपने आप को काइंडली इंट्रोड्यूस कराएं। यार, छोटा सा बंदा हूँ, फोटोग्राफर हूँ, हॉबीज था, अब वो थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनल की तरफ चला गया। अच्छा, आपने कहा कि हॉबी था, आप मुझे ये बताएं कि हॉबी से प्रोफेशनल का सफ़र कैसे हुआ? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बात है 2009 9 मुहर्रम, लाहौर। मैं कहीं था और मैं फंस गया था रास्ते में। मेरे साथ एक और लड़का भी फंसा था, उसका नाम है अली अब्बास। अच्छा। और वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है अब। अच्छा। तब वो भी हमारे Struggling जैसा point. था, स्ट्रगलिंग फेज में था। बट पहली दफा उससे मैंने कैमरा लेकर एक क्लिक किया था, और फिर जब वो क्लिक उसने मुझे भेजा तो मुझे अपना ही क्लिक बहुत पसंद आया। फिर मैंने उसका पेज देखा, उसका काम देखा, तो फिर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट बचपन से ही था। आर्टिस्टिक होना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि जो चीज़ आप एक आम इंसान जिस तरीके से परस्यू कर सकता है, एक आर्टिस्ट उसको डिफरेंट तरीके से परस्यू करता Obviously. है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में आप किन किन फील्ड्स में अपने आप को ऐसे महसूस करते हैं कि you देखिए, can do? क्रिएटिव हर बंदा होता है। अब वो अपनी क्रिएटिविटी किस तरह बाहर निकाल रहा है, ये डिपेंड करता है। अल्लाह ने हर बंदे के अंदर ऑब्जर्वेशन रखी है। कोई लोग पौधों को देखकर ऑब्जर्व करते हैं, कुछ नेचर को देखकर करते हैं, कुछ पहाड़ देखकर करते हैं। मतलब क्रिएटिविटी क्रिएटर की तरफ से ही है, जी, ठीक है? और जब आप उसको गौर करना शुरू करेंगे, कुछ लोग पेंट करते हैं, कुछ लोग ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग, मतलब आर्ट की इतनी सारी फॉर्म्स हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी स्टोरी है, मुझको फोटो जर्नलिज्म पसंद था बिल्कुल। एक्चुअली। मैंने स्टार्ट किया था स्ट्रीट फोटोग्राफी से। और क्योंकि मैं लाहौर का रहने वाला, और जहाँ मैं रहता हूँ लाहौर में, दैट प्लेस इज फुल ऑफ कल्चर। अच्छा। ठीक है, हमने बचपन में बसंत भी देखी, हर त्यौहार हमने बहुत क्लोजली देखा, जो कि पिंडी इस्लामाबाद में रहने वालों ने कभी नहीं देखा। मतलब मजहबी त्यौहार से लेकर बागवानी तक के फेस्टिवल। और क्योंकि लाहौर आपको पता है, फिर हर कलरफुल इवेंट्स, फिर उन इवेंट्स को हमने स्लोली कैप्चर करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो फिर जब कैप्चर किया और उसको पोस्ट करना शुरू किया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो वहाँ से काफ़ी हौसला अफजाई हुई कि हाँ यार, कर सकते हैं। फिर वो स्लो, पहले अपना कैमरा नहीं था,
जिन लोगों के पास कैमरास थे उनसे हमने कभी बोरो किया, किसी ने हमें थोड़ी देर के लिए दे दिया। फिर जो फ़ोन्स हमारे पास थे, अब तो फ़ोन बहुत लेटेस्ट है, मैं बात करूँ 2009-2010 की, हाँ जी। जब नए नए एंड्रॉयड फ़ोन्स आए थे उसमें कैमरा इतने अच्छे नहीं थे, DSLR एक्सपेंसिव थे। बट 2-3 साल मेहनत करने के बाद पहला कैमरा मुझे मेरे फादर ने दिलाया, अच्छा, माशाल्लाह। और वो मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है, इवेंट है कि उन्होंने समझा कि मैं यही पढ़ना चाहता हूँ, क्या यही अपना करना शौक चाहता परस्यू हूँ। करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता था, बट मैंने उनसे कहा कि मुझे ये नहीं करना, मुझे फोटोग्राफी सीखनी है, हम्म। और वो समझ गए। ठीक है। मैं आई एम फीलिंग सो लकी कि उन्होंने मेरी बात समझी, अंडरस्टैंड किया। और उन्होंने फिर मुझे पहला कैमरा, एक बेसिक कैमरा दिलाया था, जो था Nikon D3200। अच्छा। इट वाज अ वेरी बेसिक कैमरा। ओके। जैसा कि आपने बात की एजुकेशन की रिलेटेड टू दिस फील्ड, ठीक है, जब आप अपने टाइम की बात करें 2009-2010 में, तब तो इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि यहाँ पे मतलब आर्ट्स और क्राफ्ट्स में कि फोटोग्राफी भी एक ऐसी फील्ड है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में आजकल तो प्रॉपर डिग्रीज आ गई हैं इसके उस हिसाब से कि मतलब आपने फोटोग्राफी को स्टडी करना है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये सारा कुछ पाकिस्तान में सिखाया जा रहा है, अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है विद देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी? हाँ, टॉप ऑफ द लाइन जो है वो तो NC है। फिर जहाँ से मैं पढ़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, वो बहुत अच्छी जगह थी। आपने क्या डिग्री हासिल की? मैंने जो डिग्री हासिल की थी उसका टाइटल था बैचलर्स इन मल्टीमीडिया, ओके। और मेरा जो मेजर था वो फिल्म मेकिंग में था। और फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी आप समझें कि पैरेलल चीज़ है जी। और बहुत सिमिलर है, तो फिर उस तरह चलते गए। तो जो स्टडी कराते हैं, मतलब प्रॉपर कोर्सेज होते हैं फोटोग्राफी के, फिल्म मेकिंग के, उनकी बेसिक आउटलाइन क्या होती है? लाइक हमें तो ऐसा लगता है एज अ व्यूअर कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सिर्फ प्रैक्टिकली तौर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू स्टडी इट, तो आप लोग किस तरीके से उसको स्टडी करते हैं? देखें, अब तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, सही है। हम जिन कैमरा से हमने स्टार्ट किया था वो तो ख़त्म हो गए, अब दौर तो AI का आ गया। बट फिर भी हर चीज़ की एक बेसिक आउटलाइन भी होती है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, और उसका टेक्स्ट भी होता है, क्योंकि ये साइंस है। जी। ये साइंस और आर्ट्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि कभी आपको साइंस लगती है, क्योंकि कैमरा एक साइंस है, जी बिल्कुल। ठीक है, बट उसमें से जो आप कैप्चर करते हैं वो आर्ट है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन, आर्ट, साइंस, सब कुछ मिला जुला के जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ फोटोग्राफर हैं तो बगैर नोइंग द टेक्नोलॉजी आप उसमें एक्सीड कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको दौरे हाजिर की हर टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं इकरा, कि जब हम इस फील्ड में आते हैं ना, ये कोई भी आता है, तो समझें कि उसका लर्निंग फेज नहीं रुक सकता, क्योंकि पहले सालों में टेक्नोलॉजी चेंज होती थी, अब दिनों में हो रही है। एग्जैक्टली। तो आप कैसे कोप करते हैं टेक्नोलॉजी शिफ्ट को? ठीक है, जब आपने एक चीज़ ओल्ड स्कूल तरीके से लर्न की हो, ठीक है, तो आपको अडॉप्ट करने में डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में मुश्किल नहीं फेस होती? देखें, इस दौर का जो सबसे बड़ा उस्ताद है ना, वो यूट्यूब है। जी बिल्कुल। ठीक है, और मौला अली फरमाते हैं कि जवाब उसको मिलता है जो सवाल करता है। बिल्कुल। आप किसी बंदे से सवाल कर लें, अगर आपके पास कोई मेंटोर मौजूद है, नहीं है तो यूट्यूब, गूगल, AI, सब, आपके पास सवाल होना चाहिए, आपको जवाब मिल जाता है। और जो बंदा इस फील्ड को परस्यू करना चाहता है, उसको फिर अपनी जो लर्निंग है वो स्टॉप नहीं कर सकता। जिस दिन उसने ये सोचा कि यार मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, वहां से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में इतनी अपग्रेडेशन आती है कि आप किसी भी पॉइंट पे सब कुछ सीख ही नहीं पाते। बट रोज आपको सीखना पड़ता है पड़ता है। कि
पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा सेम है, तो वो हमसे और हम उनसे बहुत ज़्यादा Inspire होते हैं। इंस्पायर नहीं होते, आइडियाज आते हैं। ऑब्जर्वेशन नहीं रुकनी चाहिए, तो हमें इस चीज़ पे पूरी नज़र रखनी पड़ती है कि जी वेस्ट कंट्रीज में किस तरह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है, पाकिस्तान में कैसी हो रही है, पाकिस्तान से के साथ इंडिया में कैसी हो रही है, क्योंकि इंडिया और हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा सेम है और आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आपने आइडियाज उठाना है तो वो आइडिया कहीं से भी आ सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने बात की कि मतलब चेंज सीखने की बात की, राइट? लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आप किसी चीज़ के साथ, किसी गैजेट के साथ, किसी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे होते हैं, आप उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन अगेन जब कोई चीज़ नई आती है, इनोवेशन आती है, फिर आपको उसके ऊपर कंफर्टेबल होने में टाइम नहीं लगता? देखें, आपको गाड़ी चलानी आती है? हाँ जी। बस बेसिक्स तो वही हैं, थोड़ा बहुत फर्क आता है। पहले आप मैनुअल चलाती थी, हाँ, फिर आप automatic। ऑटोमेटिक पे आ गई। पहले आप हाथ से शीशे ऊपर करती थी, अब बटन से करती है। Exactly। स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका सेम है, ठीक है। जब वो ऑटो पायलट पे जाएगा तो फिर देखी जाएगी। तो आप समझें कि टेक्नोलॉजी बेसिस वही है, बस उसके बॉडी फॉर्म चेंज हो रहे हैं। बटन जो इधर थे वो इधर आ गए, उसके अंदर अब बॉडी फॉर्म से भी ज्यादा अब उसमें फीचर्स ऐड होते हैं। फीचर्स ऐड होते हैं जो खुद ही इनहेंस कर रहे होते हैं। खुद ही इनहेंस तो नहीं कर रहे होते, बट वो टूल होता है। ओके। आपने बस टूल को यूज करना आना चाहिए। जैसे पहले जो कैमरास आते थे DSLR, उसमें 720p शूट होता था वीडियो, फिर 180 आना शुरू हो गया, फुल HD जिसे कहते हैं, फिर अब 4K में भी बिट्स आ गए। तो चीज़ वही है, बट उसकी रेजोल्यूशन और उसकी सारी चीज़ें बढ़ती गई। बट किसी भी नए डिवाइस पे शिफ्ट होना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, अगर आपको बेसिक्स आती हैं, जैसे मैंने आपको गाड़ी की मिसाल दी। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम लेते हैं कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, लोग और आम लोग इस तरह से कंसिडर करते हैं कि दिस इज़ द सेम थिंग, लेकिन क्या आप बताएंगे कि एज इन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी इज इट अ सेम थिंग, या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बट दोनों में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बस कोई कोई चीज़ एक नहीं। ऐसा इंसान है जो फोटोग्राफर है, या वो वीडियोग्राफर भी है, या फिर उसके Actually लिए आपको ऐसा- डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और डिफरेंट एंगल्स देखने पड़ते हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं है। फोटोग्राफी जो स्टिल्स हैं वो एक अलग फील्ड है, वीडियोग्राफी भी अलग है। यही मैं आपसे हाँ, पूछना चाह बट रही थी। ये समझे रिश्तेदार है, रिश्तेदार है। बट दोनों के इक्विपमेंट्स में बहुत फर्क है। ओके। तो मतलब डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर? आई एम अ फोटोग्राफर, ओके। आई एम अ स्टिल फोटोग्राफर। मुझे स्टिल फोटोज बनाना ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू वीडियोस। बट आपको टाइम के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। जी बिल्कुल। मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की, जबकि मेरा बैचलर फिल्म मेकिंग में ही है, स्टार्ट वीडियोग्राफी से किया, बट मेरा था यही कि मैंने फोटोग्राफर ही बनना है, तो मैंने अपना सारा जो कंसंट्रेशन है वो स्टिल्स पे रखी। बट अब आपको पता है रील्स का दौर है। जी एग्जैक्टली। तो फिर अब रील्स के लिए आपको वीडियोग्राफी सीखनी पड़ी। मतलब मैंने प्रॉपर वीडियो इक्विपमेंट खरीदा, उस पर प्रैक्टिस की, फिर काम करना स्टार्ट किया। तो बताने का मकसद ये है कि आप इस सारी फील्ड में ना, अगर आप वक्त के साथ इवॉल्व नहीं हुए, नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं की, तो आप फिर पीछे रह जाते हैं। मतलब आप उतनी तरक्की नहीं कर पाते। Obviously। आप किन किन फील्ड्स के अंदर फोटोग्राफी करते हैं? कौन कौन सी टाइप्स होती हैं फोटोग्राफी, और आपकी एक्सपर्टीज क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जी मेरी जो जर्नी थी और मुझे जो पसंद था वो था फोटो जर्नलिज्म। सही है। पहले हम फोटो जर्नलिस्टिक फोटोज लेते थे, जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है या किसी स्टोरी टेलिंग बेसिकली था, वहीं से स्टार्ट किया और वही आगे डेवलप होता होता स्टोरी टेलिंग इन वेडिंग आ गया। व्हाट इज द टर्म फोटो जर्नलिज्म अबाउट? यार देखें मैडम इकरा, फोटो जर्नलिज्म बहुत
वास्ट टर्म है, ठीक है। आपको जर्नलिज्म का आइडिया है? जी ऑब्वियसली। ठीक है, विजुअल जर्नलिज्म यू टेल अ जो स्टोरी विद अ सिंगल इमेज, ठीक है। मैं आपको एक जगह एक बड़ा सा पैराग्राफ दूं और साथ एक पिक्चर दूं, आपकी नजर पिक्चर पे गई और अगर आप सारी स्टोरी समझ गई कि फॉर एग्जांपल कि 0 पॉइंट पे ट्रैफिक ब्लॉकेज है, मैंने कहीं से एक पिक्चर ऐसी ली कि आपको 0 पॉइंट का ब्रिज नजर आ रहा है और बहुत सारी गाड़ियां लाइन में लगी नजर आ रही हैं, तो वो फोटो जर्नलिज्म होती है कि आपको एक क्लिक में आइडिया हो गया कि व्हाट इज द स्टोरी, हो क्या रहा है। अगर मैं पूरा लिख के रखता कि पूरी स्टोरी टेलिंग पूरी स्टोरी पूरे बहुत सारे अल्फाज एक पूरा पैराग्राफ होता, तो उससे बेहतर था कि आप एक पिक्चर देख लें। फोटो जर्नलिज्म ये है। अच्छा, इसके बाद फिर फोटो जर्नलिज्म से आप आगे कैसे बढ़े, मतलब इवेंट्स की तरफ और वेडिंग्स की तरफ? इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे फोटोज बनाने का शौक था और पहला जो भरोसा किया वो मेरी अपनी टीचर ने किया। अच्छा। उनकी शादी है, उन्होंने कहा कि यार मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो। मैं उस वक्त सिर्फ 3rd सेमेस्टर में हूँ मैक्सिमम। मैंने कहा कि ऐसे कितने पैसे लगे, मुझे पता ही नहीं, नाम पैसे कितने लेते हैं, जो मर्जी दे दें। अच्छा चलो, उनकी शादी में गए, हमने कुछ फोटोज ली, कुछ अच्छी ली, ज़्यादा बुरी ली, बट उन टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। शायद आज मैं वो फोटोज देखूं तो मुझे पसंद ना आए, बट वो आज भी उनकी तारीफ करती हैं। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि अगर मेरा उस्ताद मुझे ये कह रहा है तो बेहतर होंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 यहाँ तक डेवलप हो गया। ठीक है, कैसा लगता है आपको, आप लोगों की मतलब स्पेशल डेज, स्पेशल मोमेंट्स को जब कैप्चर करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं फैशन फील्ड में भी जा सकता था, मैं जर्नलिज्म में भी जा सकता था। स्पेसिफिकली मैंने वेडिंग फोटोग्राफी इसलिए चूज की क्योंकि मुझे लोगों की खुशियों में शरीक होने का शौक भी था, अच्छा भी लगता था। और फिर डिफरेंट कल्चर सामने आते। अगर वो हमारे पठानों की शादी है तो वो उनका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट गेटअप्स हैं। अगर सिंधियों की है, पंजाबियों की हैं, इवन पाकिस्तान में जो हमारे बाकी बरादरी रहती है, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, उन सब की शादी हमने शूट की। उन सब के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखने को मिले, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है कि लर्निंग भी है, प्लस इसमें एक बहुत मेन चीज़ ये है कि खाने, हम जहाँ जाते हैं वो अपने हिसाब के खाने बनवाते हैं। एक शादी हमने शूट की थी हिंदुओं की इंटीरियर सिंध में, तो हमें उन्होंने जो खाने खिलाए हमें वो आज से पहले ना हमने कभी खाए ना फिर हमने कहीं टेस्ट किए, क्योंकि उनका उसमें वो कल्चर शामिल था। तो वेडिंग्स इज ऑल अबाउट कल्चर बेसिकली, कल्चर एंड सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन की कोई कैद नहीं है, आप बेसिक भी कर सकते हैं, बेसिक से निकाह करें और इसके अलावा जो मर्जी करें। तो हमारा तो एज अ फोटोग्राफर मुझे वेडिंग इवेंट बहुत पसंद है। उसके अंदर उनके इमोशंस आते हैं, उनकी कहीं वो हंसते हैं, कहीं वो रोते हैं, कहीं उनकी छोटी मोटी कोई फन रस्में होती हैं, कोई जूता छुपाई हो गया, कोई इस तरह का कुछ होता है। मोमेंट्स है ना, मतलब एक लड़के और लड़की की लाइफ बिल्कुल पिछले ट्रैक से एक डिफरेंट ट्रैक पे चढ़ने वाली है। और वो प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एक लाइफ से दूसरी लाइफ में एंटर हो रहे होते हैं। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप अपने फोटोग्राफी स्टाइल को किस तरह से बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे कि आपका कोई स्पेशल सिग्नेचर क्या चीज़ है? कैंडिड मोमेंट्स। ओके, मतलब एक्सट्रीम कैंडिड मोमेंट्स कि आप के क्लाइंट को पता ही नहीं चले और वो डिस्टर्ब ना हो, और उसके अंदर आप एक स्पेशल मोमेंट भी कैप्चर करना। यस, कि अगर वो अपनी बेटी को प्यार कर रहा है, एक बाप अपनी बेटी को प्यार कर रहा है रुखसती के वक्त, तो हम कोशिश यही करते हैं 100% के हमारा वहाँ होना ना होना एक जैसा हो, कि हम दूर से खड़े होके कैप्चर कर लें, ऐसे कैप्चर करें कि वो अपना मोमेंट डिस्टर्ब ना करे। हम उनके मतलब हमारे लोग, हमारी टीम, हमारे कैमरास
उनके इतने क्लोज ना हो कि वो कॉन्शियस हो जाए। कोशिश यही करते हैं कि उनसे दूर रहकर कैंडिडेट लें, खूबसूरत लम्हात उनके कैप्चर कर पाए, बस यही टारगेट रहता है और यही सिग्नेचर स्टाइल भी है। अच्छा, बीइंग अ फोटोग्राफर इन पाकिस्तान आपको क्या चैलेंजेस फेस होते हैं? है, बड़ा अच्छा सवाल है। इस्लामाबाद में रहने पे तो ये मसला है कि जैसे ही हमारा वेडिंग सीजन आता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सीजन भी शुरू हो जाता है। आजकल तो ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। मतलब इस्लामाबाद में भी काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, पिंडी में भी हो रही है। तो फिर होता यही है कि अगर हमारा इवेंट शाम 6 बजे है, हमें घर से 4 बजे निकलना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि हम ट्रैफिक में फंस जाएं। और अभी 2-3 दफ़ा हो भी चुका है कि यार कोई वीआईपी मोमेंट थी और फंस गए। हाँ, ऐसा भी होता है। और मज़े की बात ये कि क्लाइंट उसी लेन में पीछे फंसा हुआ था। हाँ, चलेगी, ये भी अच्छी बात है, फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सेम बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ें फ्रॉम सेम एरिया। अच्छा, बीइंग इन दिस फील्ड इज ऑल अबाउट क्लाइंट डीलिंग, एग्जैक्टली। तो आपको क्लाइंट डीलिंग में कितना मुश्किल फेस होती है? मतलब व्हेन यू डील डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स, तो कुछ इसमें ऐसा होता है कि काफ़ी चैलेंजिंग क्लाइंट्स भी आ जाते हैं। देखिए, हमारे पास हर तरह के क्लाइंट आते हैं और हमारा मेन टारगेट ये होता है कि उनको सेटिस्फाई भी किया जाए और उनको समझाया जाए, क्योंकि इस फील्ड से बहुत ज़्यादा लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो उनको बिठा के समझाना पड़ता है कि अगर आपके गेस्ट 300 हैं तो आपको कितनी बड़ी टीम चाहिए, आपके गेस्ट अगर 500 हैं तो उनको आपको कैसी टीम चाहिए। आपको इकरा, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनके इवेंट्स खुद मैनेज कर लूँ। अच्छा। उनको मैं खुद प्लान दूँ कि आप कितने बजे यहाँ आ जाएं, आपका अच्छा शूट हो जाएगा। मैं उनको ये कहता हूँ कि आप हम पे छोड़ दें, बस आप हमें फॉलो करें। जब आप हमें पे भी कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लें। हम आपको बताएंगे अगर आपने 3 बजे यहाँ आना है और 5 बजे वहाँ पहुँचना है, बस आप टाइम फॉलो करें। बाकी सारी चीज़ें हम आपको आपकी डिमांड से ज़्यादा अच्छी निकाल के देंगे। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू वेडिंग फोटोग्राफी, तो आप क्या प्रेफर करते हैं, इनडोर शूट्स या आउटडोर शूट्स? बोथ। लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कैप्चर करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, वो इनडोर शूट्स हैं या फिर आउटडोर शूट्स? देखिए, आउटडोर विद नेचर इज़ द बेस्ट। ठीक है, जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे वी आर ब्लेस्ड विद द गुड वेदर। आसमान में डिफरेंट कलर्स आते हैं, अब आप वो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ परिंदे, वाइल्ड लाइफ है, वो भी हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आउटडोर कपल शूट्स आर द बेस्ट वन। बट कोई अगर लेट हो जाता है और नहीं पहुंच पाता तो हमारे पास सारा इंडोर इक्विपमेंट होता है ताकि हम उनका वो दिन सेव कर सकें। ठीक है, आपने जैसे बात की वाइल्ड लाइफ की, तो शौकिया तौर पे वाइल्ड लाइफ को भी कैप्चर करते हैं या फिर सिर्फ इवेंट्स ही? इवेंट्स। वाइल्ड लाइफ कैप्चर करने के लिए बिल्कुल डिफरेंट इक्विपमेंट चाहिए। ओह, तो कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने वाइल्ड लाइफ को कैप्चर किया हो? पर्सनली खुद नहीं किया, मगर कुछ दोस्त थे, उनके साथ वाइल्ड लाइफ कैप्चर करने गया ज़रूर। तो आपको लाइक वाइल्ड लाइफ कैप्चर करना भी एक डिफरेंट फील्ड है, लेकिन इट फील्स लाइक कि वो भी एक अच्छी फील्ड है जिसको एज अ फोटोग्राफर परस्यू किया जा सकता है। पाकिस्तान में तो थोड़ा कम, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके अंदर आपको पेशेंस चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, वो बर्डिंग करते हैं। तो वो सुबह जाते हैं और वो अपने वो कैमोफ्लेज जैकेट पहन के वो एक किसी खास बर्ड की तलाश में वो बैठ जाते हैं और कैमोफ्लेज बने बैठे रहते हैं उस एक बर्ड की तलाश में। तो ये शौक तो बहुत अच्छा है, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा बच्चा जो कि इस फील्ड को परस्यू करना चाहता है, मोस्टली जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे पढ़ाया जाता है लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं सिखाई जाती, तो क्या आप अपने साथ ऐसे टैलेंट्स को जोड़ते हैं जो कि आगे? बिल्कुल जोड़ते हैं। मेरे पास मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे लोगों को सिखाने में मेरा हाथ है। बाकी देखें, सीखना उसने खुद है, जितना वो इंटरेस्टेड होगा, हमने तो सिर्फ उसको एक रास्ता बताना है
कि 4 टॉपिक्स लिख के दे दिए कि इन पे पढ़कर सुनकर देख कर आओ। अगर वो उन 4 टॉपिक्स को भी पढ़ के सुन के देख कर आएगा ना, उसके लिए आगे रास्ते खुद ही हमवार हो जाएंगे। मतलब अगर वो नॉलेज ले लेगा तो उसके बाद वो खुद ही परस्यू कर सकता है उस बिल्कुल कर सकता है। हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देते हैं न्यू कमर्स को, हम उनको अपने इवेंट्स पे बुलाते हैं, अपने कैमरास भी देते हैं। वो कहते हैं कि यार जाओ ऐसे कैप्चर करो। वो हम छोटी छोटी असाइनमेंट्स फील्ड में उनको देते रहते हैं कि हाँ ठीक है ये कैप्चर करके लाओ, आप इनका पोर्ट्रेट लेकर आओ, ऐसे लेकर आओ, ऐसे लेना ऐसे नहीं लेना, 2 लोगों का, एक का सोलो, किसी के बेबी का शॉट लेना हो। तो हम न्यू कमर्स को वेलकम करते हैं और हमारे पास जो लोग आते हैं वो फिर इसीलिए आते हैं कि उन्होंने आगे मेहनत करनी और अपना नाम बनाना है। अच्छा, आप जैसा कि मतलब आप बता रहे हैं क्लाइंट डीलिंग है, ठीक है, तो समटाइम्स आपको चैलेंजिंग क्लाइंट्स मिल जाते हैं, उनको आप कैसे डील करते हैं? उनको हम प्रॉपर समझाते हैं बच्चों की तरह, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये उनकी फील्ड नहीं होती। एक्सपर्टीज अगर हमारी हैं और हमें वो पे करें तो हम उनको A to Z सारा प्रोसेस समझाते हैं कि जी अगर जिस दिन आपका वेडिंग शूट हो गया, आपकी वीडियो कब मिलेगी, आपको रॉ डाटा कैसा मिलेगा, उसको आपने कैसे प्रोसेस करवाना है, प्लस कितने नंबर ऑफ पिक्चर्स आपको एडिटेड मिलेंगे। उनको हम हर चीज़ रिटर्न में भी देते हैं और समझाते भी, और उनको विजुअली भी दिखाते हैं कि ये रॉ है, ये एडिटेड है। उनको हम जब उनसे मीटिंग करते हैं तो उनको सैम्पल एल्बम्स भी दिखाते हैं कि देखें ये इस साइज़ की, इस ग्रेड की एल्बम है, ये इतने की मिलेगी। एज लाइक अ शॉपकीपर जब आप जाते हैं तो वो अवेलेबल ऑप्शंस आपको समझा रहा होता है कि जी ठीक है। एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आप जब एक इवेंट कवर करने जाते हैं, आपको कितने लोगों की टीम रिक्वायर होती है मिनिमम? मिनिमम 3 तो होनी चाहिए, 2 फोटोग्राफर्स, 1 वीडियोग्राफर, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उनके मोमेंट्स को कैप्चर करने ऑटमोस्ट बेहतरीन कैप्चर करने के लिए ये स्टार्टिंग है। जितने ज़्यादा बंदे उतने ज़्यादा अच्छी फुटेज और उतना अच्छा फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कैप्चर तक, ठीक है। अब कैप्चर के बाद जो प्रोसेस होता है वो एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, जिसमें उसको लेके आप कोई बात करें। पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें पोस्ट ना, प्रोडक्शन की पोस्ट प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्शन लेवल क्या है। जितना अच्छा शूट हुआ होगा उतना अच्छा एडिट होगा, क्योंकि बेसिक तो वही है ना कि अगर आपने वाइल्ड शूटिंग लाइटिंग का ख्याल रखा, एक्सपोजर का ख्याल रखा, चीज़ों का ख्याल रखा, तो फिर वो आगे जाके आपको एडिट में भी मज़ा भी देगा और एडिटर को भी अच्छा लगेगा प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, क्योंकि आपने अच्छा कैप्चर करके उनको दिया है। अच्छा, आप कोई ऐसा कैमरा रिकमेंड करें जो आपको लगता है कि प्रोफेशनली यूज़ के लिए इट इज़ द बेस्ट कैमरा और इक्विपमेंट? देखिए मैडम इकरा, हमसे ये सवाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि कौन सा कैमरा लेना चाहिए, कौन सा ना लें, कौन सा फ़ोन, कौन सा ये। मैं कहता हूँ जो आपके पास है वो बेस्ट है। जो है उसको तो पहले एक्सप्लोर करें, उसको खोल के इस्तेमाल करें। अगर उसकी क्वालिटी आपको लो लगती है तो उससे अपर मॉडल की तरफ चले जाएं, मगर पहले एक गियर को प्रॉपर चलाना तो सीखें। कैमराज सिर्फ एक टूल है, आपको उसको टूल को यूज़ करना आना चाहिए। फिर अच्छा। आप कुछ भी ले, जो कैमरा आपके हाथ में, मुझे लगता है वही बेस्ट है। ठीक है। आजकल तो शूटिंग के लिए आप कह लें कि फ़ोन्स के अंदर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि कैमराज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ते हैं। तो क्या आप प्रेफर करते हैं टू शूट फ्रॉम अ फ़ोन? बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। हम अगर सच बताएं तो हमारे प्रोफेशनल कैमरास के साथ साथ जो आईफोन के लिए हमने एक स्पेसिफिक टीम भी रखी हुई है, क्योंकि आईफोन से बहुत अच्छा कैप्चर भी होता है, प्लस इजीली एडिट भी होता है। एडिट होकर इजीली उसी डिवाइस से अपलोड भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि अब पहले से पहले पोस्टिंग का दौर है, जल्द से जल्द। क्योंकि दूसरे कैमरे की फुटेज को तो प्रॉपर एडिट करना पड़ता है, उसको टाइम लगता है। तो अब आईफोन होना बहुत ज़रूरी है हमारे जैसे फोटोग्राफर्स के लिए।
कौन सा मॉडल ऑफ आईफोन आप प्रेफर करते हैं टू शूट अ वीडियो और कैप्चर देखें, जो लेटेस्ट हो वो बेहतर वो टेक्नोलॉजी के जो साथ वो आता है? बेहतर कैप्चर करेगा। ये तो ऐसी बात है कि जी आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करती हैं, जो जितने आपके पास पैसे हैं उतनी की गाड़ी ले लें। अच्छा, अगर आप एक इवेंट शूट करते हैं वेडिंग का फॉर एग्जांपल, तो पोस्ट प्रोडक्शन में आपको कितना टाइम लगता है? कम से कम 20 दिन से 1 महीना। 20 दिन से 1 महीना जी। टू गिव कंप्लीट थिंग्स लाइक फोटोज और वीडियोस। हम अपने क्लाइंट्स को थोड़ा रेस्ट का टाइम भी देते हैं। अगर हम उन पे चढ़ जाएंगे वेरी नेक्स्ट डे, वो कहेगा यार अभी तो हमारे 10 दिन की शादी खत्म हुई है, मैं सांस तो लेने दो। थोड़ा सा हम उनको टाइम देते हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप उनकी हेल्प करते रहते हैं कि जी आपकी वीडियोस बन गई हैं, आप एक नज़र देख लें, आपने इसमें कोई चेंजेस करवानी है तब भी बता दे। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप चलता है। कभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें आपने कोई आर्टिस्ट वेडिंग या फिर कोई सेलिब्रिटी वेडिंग जो है उसको शूट किया हो? बहुत दफ़ा काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ की हमने शादियां शूट की हैं, बट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा था। सेलिब्रिटीज की शादियां शूट करने में क्या चैलेंजेस फेस आते हैं? उसके अंदर सबसे बड़ा सीन ये होता है कि सेलिब्रिटीज को चाहिए होता है इंस्टेंट पोस्टिंग। तो हमने ऐसे भी किया था कि अभी इवेंट अंदर आधा चल रहा है, मैं अंदर जाता, कैप्चर करता, बाहर आता, एडिट करता, पोस्ट करता, फिर अंदर जाता, फिर टीम से डाटा लेता, फिर वापस गाड़ी में आता, एडिट करता, पोस्ट करता। जब वो लोग अपना वेडिंग इवेंट ख़त्म करके घर पहुंचे, उससे पहले उनका सारा डाटा ऑन एयर था। मतलब पिक्चर्स और जो एसेंशियल चीजें होती है शुरू वाली पोस्टिंग के ऊपर। हाँ। अच्छा, जो भी नए लोग आते हैं इस फील्ड में, ठीक है, आपके मतलब कैमरा अफोर्ड करना तो सबके उसकी बात नहीं होती, तो फोन फोटोग्राफी के बारे में जो है वो कुछ आप गाइड करें। देखिए, अब बड़ा अच्छा सवाल किया इकरा आपने। अब फोन्स जो है ना वो बहुत पावरफुल आ गए हैं, और जहाँ तक बात है इनकी कंपैटिबिलिटी विद सोशल मीडिया वो बहुत अच्छी हो चुकी है। प्रिंट मीडियम में अभी इतने अच्छे नहीं हैं, बट आपने एक वीडियो, एक फोटोज जो इसी के लिए बनाई है कि मैं इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा या करूँगी, फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है। आईफोन्स और अब जो लेटेस्ट मॉडल्स एंड्रॉयड के भी आ रहे हैं उनमें बहुत हाई एंड कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो बहुत अच्छी इमेजेस, फोटोज़ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। प्लस अब आपको पता है कि अब हर चीज़ की जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो प्रिंट मीडिया से ख़त्म होके सब डिजिटल मीडिया पर आ गई है। एग्जैक्टली, पहले जो होता था वो इतने बड़े बड़े एल्बम्स बनते थे शादियों के, अखबारों में पहले एड्स अखबारों में लगते थे, बिलबोर्ड्स पे लगते थे, वो आज भी लगते हैं, बट जिन पर सबसे अच्छे व्यूज आजकल आ रहे हैं वो रील्स हैं। वो फोटोज हैं। अब आप की एक शू शॉप से लेकर बड़े बड़े प्लाजा भी रील्स के थ्रू बिक रहे हैं। आप अगर रियल स्टेट का काम देखें तो वो 80% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फ़ोन से बन रही है और फ़ोन से ही चल रही है। मैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स को जानता हूँ, नाम यहाँ नहीं लेंगे, मगर वो सारा कंटेंट अपना फ़ोन से बना रहे हैं और चल रहा है। अच्छा, जैसा कि आपने ब्रांड्स की बात की तो हम थोड़ी डिजिटल मार्केटिंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों जो आपके प्रोफेशनल्स हैं वो इंटरलिंक हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि ब्रांड्स का जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करने में कितना, ब्रांड की कामयाबी में डिजिटल मार्केटिंग का कितना हाथ होता है? बहुत बड़ा रोल है। मतलब हम तो आपस में मजाक में कहते हैं कि जी मेटा वो भला है, उसको खिलाओ तो वो आपको खिलाएगी। जितना मेटा को खिलाएंगे उतना वो आपको कमा के देगी। तो मेटा को आप खिलाए जाएं, वो आपको कमा के देगी। आप आजकल के दौर में डिजिटल मार्केटिंग के अलावा बिजनेस ग्रो करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको मैस मार्केटिंग, मैस लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, डिजिटल मार्केटिंग का। और मैं आपको बताता चलूँ इकरा कि हम भी न्यू क्लाइंट्स की जो को ढूंढते हैं ना वो डिजिटल मार्केटिंग के ही थ्रू ढूंढते हैं कि जी हम
गूगल ऐड, मेटा एड्स, ये सारे लगाते हैं, तब हमारे पर न्यू क्लाइंट्स आते हैं। एग्जैक्टली। तो आपके जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आप तक आते हैं वो आपके लिहाज से किन चैनल्स के थ्रू आते हैं? वर्ड ऑफ माउथ, रेफरेंस के बेस पे, या फिर आपका डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आपके क्लाइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास आते हैं? देखें, सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं पीआर से, अच्छा। ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ तो इम्पोर्टेंट है ही, वर्ड ऑफ पीआर से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पिछले साल हमने एक भाई की, उनको पसंद आई, नेक्स्ट ईयर उनकी एक सिस्टर की है, तो उन्होंने हमें फिर से हायर कर लिया। ये दोनों तीनों ऑप्शंस को हमें साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा फुल फ्लेज बिजनेस है। तो हम इस पे किसी एक पॉइंट पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें सारे एस्पेक्ट्स लेके चलने पड़ते हैं कि हमारे पीआर से भी क्लाइंट आए हैं, वर्ड ऑफ माउथ से भी आए, एडवर्टाइजमेंट से भी आए, और सो ऑन। चलें, अब क्लोजिंग नोट पे आप उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं? देखें, हर फील्ड की तरह इसमें भी बहुत मेहनत चाहिए, बहुत लगन चाहिए। अगर तो आप वाकई ही क्रेजी हैं इस काम के लिए और वाकई आप ये काम करना चाहते हैं, तो मुश्किल नहीं है, बट आपको अपना दिन और रात एक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत मांगता है, और ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, आपने हमारी यूथ को भी गाइड किया और अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।